Hello students, today we will continue our exercise of lesson number 4, sorting materials into groups. Okay, last time हमने 3 गिव रीजन पढ़े थे। कौन से याद है? चलो अपने अपनी बुक्स निकालो और एक बार देखो तो याद है। उसमें लिखा है सबने, एक तो प्रेशर कुकर का हैंडल प्लास्टिक का क्यों होता है, मेटल्स की जो हम नई चीजें लाते हैं वो पहले शाइन करती है फिर क्यों डल हो जाती है, ऐसे सब हमने पढ़ा था ना। गिव रीजन 3 पढ़े थे। और कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो फ्लोट क्यों करते हैं और कुछ जो होते हैं वो सिंक क्यों करते हैं, वो सब हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। पढ़ा था तीनों और इतना अच्छे से हमने किया था कि हमें कभी के कभी जिसने भी अच्छे से ध्यान दिया उसको लर्न हो गया होगा, है ना। क्या देखा था? फ्लोट जो चीजें करती है और सिंक करती है तो वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? उनकी डेंसिटी के ऊपर। उनकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड होती है वो चीजें। अगर उसकी डेंसिटी कम है तो वो जो है वो फ्लोट होगा और उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो सिंक हो जाएगा। डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो जो भी सब्सटेंस हमने पानी में डाला है वो नीचे चला जाएगा, सिंक हो जाएगा। समझ में आया इतना? और प्रेशर कुकर का हैंडल वाला याद आया? प्रेशर कुकर का हैंडल वाला जो था वो प्लास्टिक का क्यों होता है? क्योंकि प्लास्टिक इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक जो है बैड कंडक्टर है हीट का, इसलिए अगर हम उसको गर्म करेंगे कुकर को तो भी वो हैंडल जो है वो गर्म नहीं होगा। और गर्म नहीं होगा तो क्या होगा कि वो हीटअप नहीं होने की वजह से हम उसको पकड़ सकते हैं। वी कैन होल्ड इट व्हेन इट इज हीट। जो प्रेशर कुकर जो है व्हेन इट इज हॉट स्टिल वी कैन होल्ड इट। गरम प्रेशर होगा कुकर, प्रेशर कुकर जो हमारा है वो गरम होगा फिर भी हम उसे पकड़ सकते हैं, इसलिए वो हैंडल जो है प्लास्टिक का होता है। और हमने क्या पढ़ा था कि मेटल्स की कुछ चीज़ें होती है वो शाइन क्यों नहीं करती कुछ टाइम बाद, तो वो हमने ऐसा देखा था कि वो चीज़ें जो है वो एयर जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसके वजह से ऑक्सीडेशन होता है उस सब्सटेंस का। और जो है वो चीज़ पहले न्यू होती है तो शाइन करती है और कुछ टाइम बाद वो डल हो जाती है। क्या होता है? कुछ टाइम बाद वो डल हो जाती है ड्यू टू एयर मतलब ऑक्सीजन की वजह से और ऑक्सीडेशन होता है तो इसलिए वो जो चीज़ें डल हो जाती है। हमेशा जैसे न्यू खरीदी थी बाय की थी तब नई चमक रही थी वैसे ही नहीं रहती हमेशा पूरे टाइम। ठीक है, हमने इतना पढ़ा था, क्लियर है? तो अब हम आगे पढ़ेंगे। 3 हमने पढ़ लिए थे, अब हम आगे वो क्यों रीजन थे 3। आज हम जो है क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ठीक है, चलो तो अपने अपने नोटबुक्स निकालो। ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ना ये 1 2 3 क्वेश्चन आंसर्स जो है तीनों आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्कशीट में जब आएंगे तो आप अगर अभी ध्यान दो तो आपको आएगा। और वर्कशीट में है ना जिस तरीके से मैंने बोला वैसे ही लिखना है, क्योंकि आपको पता है वर्कशीट के मार्क्स है और वर्कशीट के मार्क्स जो है कट हो जाएंगे अगर मैंने जैसे आपको नहीं बोला लिखने के लिए, मैंने बोला है वैसे अगर नहीं लिखा तो। समझ में आया? मैंने बोला वैसे अगर नहीं लिखा तो वर्कशीट में मार्क्स कट हो जाएंगे। लास्ट टाइम मैंने बताया था गिव रीजन में भी कि आपको जो है पहले पूरा रीजन लिखना है, तो उसके गिव रीजन में रीजन तो पूरा लिखना है और उसके पहले बिकॉज और बिकॉज के पहले जो क्वेश्चन था वो कॉपी करना है, फिर बिकॉज फिर यहाँ से चालू करना है। बताया था ना मैंने लास्ट टाइम गिव रीजन में, उसमें मुझे वही मेथड से जैसे मैंने बोला वैसे ही लिखा हुआ चाहिए गिव रीजन। मैं तो सबके मार्क्स में कट कर दूँगी, फिर ऐसा नहीं बोलना है गिव रीजन में आपने तो बोर्ड पे ऐसे ही लिखा था। ठीक है, चलो तो हम अब क्वेश्चन से स्टार्ट करें। क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले आप लोग सब लोग नोटबुक निकालो अपने और ये कॉपी डाउन करना है हमको। तो व्हाई डू यू नीड टू ग्रो और क्लासिफाई थिंग्स अराउंड अस। अभी हमने जो ये लेसन पढ़ा है तो लेसन जो है उसमें यही है, हम पढ़ किस लिए तो इसमें पूरे लेसन में हमने
सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, क्योंकि ग्रुप में हम कर रहे हैं तो क्यों, हमको क्या ज़रूरत है। तो अब जो है इसके लिए हमें क्वेश्चन आंसर्स में ये एक क्वेश्चन पूरा मैंने लिखा है और उसका आंसर्स भी है, आंसर भी यहाँ पे है, वो आपको पूरा जो है शॉर्ट में सब एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है, कि क्यों करने की ज़रूरत होती है। व्हाई डू यू नीड टू ग्रुप और क्लासिफाई थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हैं उन सबको ग्रुप में या तो क्लासिफाई अलग करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा बोला है। तो वी ग्रुप और क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज हम जो है ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में या तो क्लासिफाई करते हैं बिकॉज, क्योंकि द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स मेक देम इजियर टू लोकेट देम। अब वो ग्रुप में मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था वही यहाँ पे भी लिखा है, अगर वो ग्रुप के अंदर क्लासिफाई है, ग्रुप में है या तो क्लासिफाई किया हुआ है, तो क्या होगा, हमको उनको लोकेट करने के लिए कि हाँ वो चीज़ तो उसकी प्रॉपर्टीज ये है तो वो ये वाले ग्रुप में होगा, तो हमें इजीली पता चल जाएगा उसके बारे में, इसलिए हमको ज़रूरत है उसको अलग करने की। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग देम, हमको उनको समझने में भी मददगार होती है। अब हमको अगर ऐसी लिस्ट बोली हो कि लिस्ट जो है, ये जो आपको मटेरियल की लिस्ट दी है वो सब जो है वो वुड के मटेरियल्स है। वुड के मटेरियल्स अगर आपको नहीं बताए तो आपको लिस्ट देंगे सिर्फ और बोलेंगे कि डोर है, ये डोर, विंडो, बेंच, फिर डेस्क, फिर हम रखने जाए कबोर्ड, देखने जाए तो ये सब चीज़ें क्या है, तो ये सब किसकी बनी हुई है, वुड की, तो हम उसको इजीली बोल सकते हैं ये तो वुड की है। क्यों, क्योंकि उनके जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर से ही हमने उसको डिवाइड करके रखा है, उनको क्लासिफाई करके रखा है, या तो ग्रुप में उनको रखा है, इसलिए हम उसको इजीली पहचान लेंगे कि ये जो है वो वुड की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग देम, उनको समझने में भी हमें मददगार होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया कि गेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स इन दैट ग्रुप, और जो है हमें उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से ग्रुप, मैंने जो अभी एग्जाम्पल दिया कि डेस्क है, डोर है, विंडो है, कबोर्ड है, ये सब चीज़ें जो है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो मेड अप ऑफ वुड, तो हम इजीली उसको समझ सकते हैं ना कि वो वुड का है करके इजी, इसलिए हमने उसको क्लासिफाई करके रखा है सब चीज़ को ग्रुप्स में कि हम उसको इजीली समझ सके, लोकेट कर सके, और उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंडेंट है तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। फर्स्ट वाला आंसर, सी फर्स्ट आंसर में कुछ भी नहीं है, हमने जो पूरे लेसन में अभी तक पढ़ा है ना वही, और पूरे लेसन में हमने एक ही बात पढ़ी है कि हम जो है अलग अलग चीज़ों को करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। अगर कोई हार्ड चीज़ है सब मिक्स कर रहे हैं तो उसकी हार्ड प्रॉपर्टीज है, इसलिए सॉफ्ट को अलग करेंगे, और फिर अगर हम वो सारी चीज़ें देखेंगे तो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि ये सारी हार्ड चीज़ें, क्यों, डिपेंड्स उनकी प्रॉपर्टी, क्योंकि वो हार्ड है, इसलिए तभी पता चल जाएगा कि ये सब हार्ड चीज़ें हैं। अगर सॉफ्ट चीज़ें हो, स्पंज हो, कॉटन हो, पिलो हो, कॉटन शर्ट हो, कॉटन की शर्ट हो, तो वो सब कैसे, अगर हमें नहीं बताएंगे तो हमें जो वो सब सारे थिंग्स है उन थिंग्स को देख के, मटेरियल को देख के ही हम बता देंगे कि ये तो सब कॉटन के ग्रुप में आते हैं। क्यों, क्योंकि सारी कॉटन की बनी है ना, समझ में आया। बस वही है यहाँ पे भी कि हम क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं, हम क्यों उसको ग्रुप में कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको इजीली लोकेट कर सके, समझ सके, बता सके, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज है उससे हम पहचान सके। फिर है नेम 5 ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी मेड फ्रॉम वुड, 5 ऑब्जेक्ट बताओ जो वुड से बने। अब बताओ, मैंने अभी जस्ट 2 बार एग्जाम्पल बोल दिया, ये तो बहुत इजी है, सबको आ जाएगा कि वुड से कौन सी लकड़े से कौन सी चीजें बनी हुई है, ऐसा वुड से कौन सी चीजें बनी हुई है
तो नेम 5 ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी मेड फ्रॉम वुड, इसको हम लकड़े से बना सकते हैं, बनी हुई है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, तो फिर बताओ। टेबल, चेयर, बेंच, कबोर्ड, एंडो, विंडो भी होती है ना विंडो भी। पहले के टाइम तो पूरी विंडो ही मोस्टली वुड की होती थी। अभी सिर्फ उसका फ्रेम नॉर्मली वुड का होता है और बाकी सब ग्लास होता है। और कुछ कुछ यहाँ पे तो पूरा एक साइड का फाइबर एंड ग्लास। पर वुड जो है वो बहुत सेफ है और हार्ड भी है। हार्ड है इसलिए सेफ है, समझ में आया। अगर कांच की है तो कुछ कोई पत्थर भी मारेगा तो टूट जाएगी, पर उसके कंपेरेटिव अगर वुड की विंडो होती तो कोई पत्थर मारेगा तो अभी नहीं टूटती। समझ में आया क्यों वुड की चीज़ों में क्या डिफरेंस है। तो टेबल जो है वुड का क्यों होता है, क्यों प्लास्टिक का नहीं होता। मतलब जो हम बैठते हैं वो वाला प्लास्टिक का भी होता है, पर वुड का ही क्यों मोस्टली प्रेफरेबल होता है। वुड का जो होता है टेबल वो बहुत हैवी चीज़ें हम उसके ऊपर रख सकते हैं, इसलिए वुड का। चेयर जो होते हैं उसके ऊपर भी हम बैठ सकते हैं, बहुत हैवी चीज़ें भी रख सकते हैं, इसलिए वो भी वुड की। बेंच के ऊपर आप उसकी कैपेसिटी होती है कि 2 की, 3 की, 4 की, 4 जन 5 भी बैठ सकते हैं अगर कम साइज वाले हो तो 5 जन, तो वो टूटेगी नहीं फिर भी, इसलिए वो वुड की। फिर कबोर्ड मोस्टली सबके घर पे वुड के ही होते हैं, क्यों, क्योंकि अगर स्टील के हो तो उसको कोरोजन होता है, मतलब जंग लग जाता है, कुछ टाइम के बाद उसमें जंग लग जाता है, इसलिए। डोर हमारे सेफ्टी के लिए, अगर मोस्टली हमारा जो एंट्रेंस का डोर होता है हमारे घर का, सबसे मेन डोर जो होता है, गेट नहीं, गेट के बाद वाला जो घर के अंदर, वो किसका होता है, वुड का। क्यों, क्योंकि वो सेफ है। वुड का डोर आप कितना भी मतलब इजीली ऐसे टूटेगा नहीं, उसके कंपेरेटिव अगर ग्लास का डोर आपको फ्रंट तो एक कुछ भी मार के भी उसको तोड़ सकते हैं, तो वुड का डोर मोस्टली होता है। पहले टाइम में तो सब वुड के डोर होते थे। ये समझ में आया। 5 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वुड बन सकते हैं, कौन से 5, तो डोर, कबोर्ड, बेंच, टेबल, चेयर। इसमें तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, पर इट शुड बी ऑफ वुड, वो वुड की ही चीज होनी चाहिए, ऐसा नहीं फिर कोई भी चीज लिख दी जो वुड की नहीं भी हो तो भी। समझ में आया। ये बहुत इजी है, पर फिर भी मैंने इसलिए ही लिखा है कि आप रॉन्ग एग्जाम्पल्स ना लिखो। अब जो है थर्ड ऑब्जेक्ट विच शाइन, तीन ऑब्जेक्ट बताने हैं जो शाइन करते हो। 3 ऑब्जेक्ट बताने हैं जो शाइन करते हो, बहुत चमकते हो, वैसे 3 ऑब्जेक्ट्स। तो ग्लास बाउल मतलब कि जो है कांच की कटोरी, उसको ग्लास बाउल बोलेंगे। प्लास्टिक टॉय, प्लास्टिक का टॉय, जो प्लास्टिक का टॉय हम न्यू ले लेते हैं, तो न्यू होता है, कितना एकदम मस्त, एकदम नवा कैसा, हमको बहुत अच्छा भी लगता है उससे खेलने के लिए, न्यू होता है तो बहुत शाइन करता है। फिर स्टील बॉटल भी बोल सकते हैं, स्टील स्पून भी बोल सकते हैं, वो चीज़ भी है, वो भी शाइन करती है। स्टील की हम बॉटल लेते हैं, अभी तो मोस्टली बहुत ट्रेंड आ गए सबके पास स्टील की बड़ी बॉटल, तो वो कैसे स्टील की बॉटल, वो भी शाइन करती है। और स्टील का स्पून, तो वो भी शाइन करती है। स्टील की मोस्टली सारी चीज़ें जो है वो शाइन करती है, क्योंकि उसके ऊपर लश्कर है, शाइन करती है। जब भी हम न्यू चीज़ जो भी खरीदते हैं स्टील की, तो वो सारी शाइन करती है। समझ में आया। इतने क्वेश्चन आंसर जो है आप लिख लो अपने नोटबुक में, नोट डाउन कर लो। ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है और हेल्पफुल है, आपको वर्कशीट लिखने में काम आएंगे, ठीक है ना। तो आपको ये नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में। समझ में आए। फर्स्ट वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स मेक देम इजियर टू लोकेट देम। क्लासिफिकेशन, हम उसको ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफिकेशन करेंगे ग्रुप के अंदर, तो क्या होगा, हमको इजी हो जाएगा उसको लोकेट करना। सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग देम। दूसरा है हम उसको क्लासिफाई करेंगे तो हमें हेल्पफुल रहेगा उसको अंडरस्टैंडिंग का समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी गेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, हमें जो है
For example, we get an idea of the properties of the other objects in that group. हमको उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनकी प्रॉपर्टीज का आइडिया पता चल जाएगा, आइडिया आ जाएगा ऐसे कि अच्छा ये तो हार्ड ऑब्जेक्ट्स है, ये तो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है, ये तो मेड अप ऑफ प्लास्टिक है, ये तो मेड अप ऑफ मेटल है। समझ में आया? ये जो है बोर्ड का अपने सबने कॉपी करना है अपने नोटबुक में। इतना हो जाए तो हम जो है अभी फिर नेक्स्ट आगे का दूसरे और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो ये अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिए फटाफट सब लोग। तो स्टूडेंट्स आपने वो सब तो नोट डाउन कर लिया था अपनी बुक में। अब हम आगे थोड़े क्वेश्चन आंसर्स और कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। ये सब जो है इम्पोर्टेंट है आपके वर्कशीट के लिए, इसलिए आपको सब नोट डाउन करना है। पहले वाले क्वेश्चन आंसर्स आपने जो मैंने लिखे वो नोट डाउन कर लिए। और मैंने यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन आंसर्स और हम आगे देखेंगे, वो क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे है। और दूसरा है मैच द फॉलोइंग है, उसके अंदर हमको मैं बताऊँगी, एक्सप्लेन करना है, करूँगी क्या करना है वो बाद में, ठीक है। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर्स है वो भी इम्पोर्टेंट है। और मैं अब क्वेश्चन आंसर्स पहले एक्सप्लेन कर दूँ। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है, यहाँ पे अभी हमारे पास 4 और 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन आंसर्स तो आपके जो है मैंने डेफिनेशन लिखाई थी उसके अंदर भी क्लियर हो जाएंगे। MCQ, फिलिप्स, ट्रू फॉल्स, वो सब उसमें भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम थोड़े ये और क्वेश्चन आंसर देखें। तो एक्सप्लेन सॉल्युबल सब्सटेंसेस विद एन एग्जांपल। सॉल्युबल सब्सटेंसेस है उसको एक्सप्लेन करो एग्जांपल्स के साथ। एक्सप्लेन सॉल्युबल सब्सटेंसेस विद एग्जांपल। इफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन, क्या बोला है सबसे पहले तो सॉल्युबल सब्सटेंसेस है उसको एक्सप्लेन करो एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल्स दो और सॉल्युबल सब्सटेंस जो है उसको क्लियर करो कि कैसे कौन से होते हैं, और एक्सप्लेन मतलब उसकी डेफिनेशन दो, ठीक है। तो इफ द सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर, अगर कोई सब्सटेंस जो है वो पानी में डिसॉल्व होता है या और मिक्स कंप्लीटली इन वाटर, या पानी के साथ पूरी तरीके से कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। मैंने इसमें एग्जांपल्स दिया था, आपको याद है। एग्जांपल्स में मैंने बोला था कि 1 ग्लास ऑफ वाटर लेना है, उसके अंदर शुगर डालो, शुगर को आप अच्छे से स्टीर करो, स्टीरेड वेल है तो हिलाओ, ऐसा मतलब। तो क्या होगा, हम उसको जब हिलाएंगे 5 या 10 मिनट तो वो शुगर जो है पूरी पिघल जाएगी, है ना। तो मतलब क्या हो गया, डिसॉल्व इन वाटर कंप्लीटली, डिसॉल्व हो गए, पूरा पूरा गायब हो गया। हमने डाला था तब इतना शुगर दिखाई दे रहा था, अब जो हमने उसको हिलाया तो क्या हो गया, मिक्स हो गया, इसलिए पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व। तो डिसॉल्व इन वाटर और मिक्स कंप्लीटली इन वाटर, दोनों मतलब सेम ही है कि डिसॉल्व हो गई या तो मिक्स हो गई पानी में, ठीक है। देन इट इज सेड टू बी सॉल्युबल सब्सटेंस। और जो चीज़ें जो है हम पानी में डालेंगे और पूरी तरीके से वो पानी के अंदर डिसॉल्व या तो मिक्स हो जाएगी, उन सब चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबल सब्सटेंसेस। मैंने सिखाया था ना सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल मतलब वो चीज़ें जो हम पानी में डालेंगे तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व या तो मिक्स हो जाएगी, उनको हम सॉल्युबल सब्सटेंसेस बोलेंगे। और जो चीज़ें पानी में हम डालेंगे और कंप्लीटली डिसॉल्व या तो मिक्स नहीं होगी, डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, दे आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। दोनों याद रखना, सिर्फ ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं सॉल्युबल लिखा है तो आपको आ भी सकते हैं वर्कशीट में दूसरा क्वेश्चन की राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन
लिखाया नहीं, फिर हम कैसे लिखे? तो मैं जो है वो ओरली बोल रही हूँ, आप नोट डाउन कर लो। क्या? तो soluble substances means which dissolves or mix in water completely, they are called soluble substance. ओके, और उसके एग्जांपल्स हमें लिखने हैं शुगर एंड सॉल्ट। दोनों जब पानी में डालेंगे तो वो completely dissolve हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट वन insoluble, तो the substance or which does not dissolve or mix in water, they are called insoluble substance। जो मिक्स नहीं होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते, उनको हम insoluble substances बोलते हैं। क्या बोलते हैं? insoluble substances। क्लियर है? सॉल्युबल और insoluble, और insoluble के अंदर मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था केरोसिन, ऑयल, है ना, ये सब क्या है? insoluble है। हम पानी में डालने के बाद उसको कितना भी हिलाएंगे वो मिक्स नहीं होगा पानी के साथ। क्लियर है इतना? चलो तो हम अब आगे देखेंगे। अब है डेफिनेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल विद एग्जांपल। अब क्या है? डिफाइन बोलो, डेफिनेशन बोलता से। डिफाइन जो है आपको डिफाइन करना है, हार्ड की डेफिनेशन बतानी है, फुल सॉफ्ट की डेफिनेशन बतानी है, और दोनों के एग्जांपल्स देने हैं। उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स। तो मैंने यहाँ पे सॉफ्ट की लिखी है, एग्जांपल्स लिखे हैं। हार्ड की डेफिनेशन जो है आपको खुद लिखनी है, क्योंकि बहुत ईजी है। जो सॉफ्ट में डेफिनेशन आएगी उसका एग्जैक्ट अपोजिट हार्ड जो है वो कैसा होता है और सॉफ्ट जो कैसा होता है वो हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। और हार्ड एंड सॉफ्ट तो हमें इतना अच्छे से आ गया है ना कि कोई भी पूछे तो हमें एकदम पूरा रैपिडली हम आंसर दे सकते हैं, उसका क्विक आंसर दे सकते हैं कि हार्ड मतलब अच्छा, उसकी डेफिनेशन तो ये होता है विच डज नॉट कंप्रेस्ड इजीली, है ना, वैसा। तो अब डज नॉट स्क्रैचेस इजीली आर कॉल्ड हार्ड सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर मैंने सॉफ्ट की डेफिनेशन दी है, आपको हार्ड की डेफिनेशन खुद लिखनी है। एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। क्लियर है? ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट विद एग्जांपल्स, तो उसमें विद एग्जांपल्स आपको एग्जांपल्स के साथ लिखनी है। विद एग्जांपल्स, हार्ड एंड सॉफ्ट डेफिनेशन विद एग्जांपल्स। तो उसमें सॉफ्ट में डेफिनेशन क्या आती है? तो मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड इजीली, मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड इजीली, जिसको हम दबा सकते हैं और स्क्रैच कर सकते हैं इजीली, उन सबको हम सॉफ्ट बोलेंगे। मैंने क्या है यहाँ सॉफ्ट लिखा है, फिर इसके नीचे डेफिनेशन, यहाँ पे एग्जांपल। सेम मेथड आपको हार्ड और उसमें भी लिखना है। पहले यहाँ लिखोगे हार्ड, फिर यहाँ उसकी डेफिनेशन मटेरियल्स व्हिच कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड इजीली आर सॉफ्ट। वो ऊपर लिखा है एग्जांपल्स, एग्जांपल है कॉटन और स्पंज, कॉटन और स्पंज, वो जो है दो सॉफ्ट के एग्जांपल्स हैं। सेम प्रोसेस आपको हार्ड के साथ भी है, क्योंकि हार्ड एंड सॉफ्ट बोला है, मैंने सॉफ्ट लिखा है, हार्ड आपको लिखना है। क्या लिखना है हार्ड में? सेम है, देखो ये सॉफ्ट है तो वैसे यहाँ पे लिखना हार्ड मटेरियल्स व्हिच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड इजीली, मटेरियल्स व्हिच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड इजीली दे आर कॉल्ड सॉफ्ट और दे आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल। फिर उसके एग्जांपल स्टोन एंड ग्लास, क्या है उसके एग्जांपल? स्टोन एंड ग्लास। और सी मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे हार्ड, फिर उसकी डेफिनेशन जो मैंने अभी बताई वो मटेरियल्स व्हिच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड इजीली आर कॉल्ड हार्ड। फिर नीचे उसके एग्जांपल स्टोन एंड ग्लास, पत्थर और कांच, दोनों को हम इजीली स्क्रैच या तो कंप्रेस नहीं कर सकते, ऐसे दबाए कितना कर दो उसमें कुछ नहीं होगा इजीली, क्यों? वो हार्ड है इसलिए। ठीक है, समझ में आया?
क्लियर है? हार्ड एंड सॉफ्ट। और ये फर्स्ट वाला सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्लियर है, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो है वो क्लियर है। अब हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको मैच करना है। सी मैंने लिखा है मैच मटेरियल्स फ्रॉम विच द आर मेड। यहाँ पे आपको मैच करना है वो मटेरियल से जिससे वो बने हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ दिए, वो बने हुए मटेरियल्स, कौन से मटेरियल उसको बनने के लिए यूज होता है, किससे वो बने हुए हैं, वो ये कॉलम में है यहाँ पे और यहाँ पे। आपको क्या करना है वर्कशीट में, लिसन ध्यान से, जब यहाँ पे क्वेश्चन लिखोगे ये सेम लिखोगे। यहाँ पे जो है कोई ऐसे करके ऐसे नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा ऐसे कि लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से हमने देखा और यहाँ से फिर ये ऐसे। हम वो छोटे स्टैंडर्ड में करते हैं, ऐसे मैच नहीं करना है। ये फ्रॉम बुक्स है तो बुक्स जो है उसका आंसर यहाँ सामने लिखो, पेपर। क्लियर है? आपको ये पहले से ऑब्जर्व करना है मटेरियल और फिर उसके बुक्स के एग्जैक्ट सामने उसका आंसर। टम्बलर है तो उसके एग्जैक्ट सामने उसका आंसर। ठीक है, कोई भी मैच नहीं करेगा। तो बुक्स, टम्बलर, चेयर, टॉय, शूज, ये सब हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स गिवन है। क्या ऑब्जेक्ट्स हमें गिवन है और वो कौन से मटेरियल से है, तो यहाँ पे दिए है ग्लास, वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक। ये सब में से ये सब बने, तो कौन सी चीज किस मटेरियल से बनी है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है ना। तो सी बुक, तो बुक किस चीज की बनी होती है, ग्लास की, कांच की नहीं, वुड की नहीं, फिर लेदर की नहीं, प्लास्टिक की नहीं, तो बचा कौन सा, पेपर। बुक्स जो है पेपर की ही बनी होती है और तो कोई चीज से होती ही नहीं। बुक्स तो उसके सामने पेपर। ठीक है, अब जो है बुक्स के सामने पेपर। मैं यहाँ पे अभी आपको पता चले इसलिए यहाँ नंबर कर लूँ, पर आप प्लीज वर्कशीट में इस तरीके से नंबर मत डालना और मैच भी मत करना। ये जो बुक्स है तो उसके सामने आंसर लिखना प्लीज। फिर टम्बलर, तो टम्बलर जो है हमने फर्स्ट जो एकदम स्टार्टिंग में देखा था कि जो अगर टम्बलर में जो है वो पानी डालेंगे तो नहीं जाएगा बाहर, पर अगर वो टम्बलर कॉटन का बना हो तो कॉटन के क्लॉथ का तो क्या होगा, तो मैंने बोला था ना कि अगर कॉटन के क्लॉथ का हो तो पानी डालेंगे तो पूरा पानी बाहर निकल जाएगा। इसलिए टम्बलर जो होता है वो ग्लास का बना होता है, मतलब कांच का। हमने यहाँ पे लेबोरेटरी जो है हमारे यहाँ हमने जो प्रैक्टिकल्स किए तो उसमें यूज किया था कांच का जो बीकर होता है ना, बीकर ऐसे, उसको भी टम्बलर बोलते हैं। ठीक है, टम्बलर जो है वो ग्लास का बना होता है, 2 नंबर। ठीक है, सेकेंड वाला वो टम्बलर तो ग्लास का। चेयर किस चीज की बनी होती है, वुड, लेदर, प्लास्टिक। तो किसकी बनी होती है मोस्टली, यहाँ पे फिर ऐसा नहीं प्लास्टिक की भी होती है तो हम प्लास्टिक कर दें, पर यहाँ पे दूसरे ऑप्शन जो है नीचे ऑब्जेक्ट उनको देख के यहाँ सामने मटेरियल उनको मैच करने हैं। इसलिए यहाँ पे टम्बलर वो ग्लास, चेयर जो है वो वुड की बनी होती है तो वुड। ठीक है, क्लियर है? टॉय जो है वो किस चीज का बना होता है, टॉय मतलब खिलौना। तो खिलौना किस चीज का बना होता है, हमें पता है नॉर्मली टॉय किस लेदर का होता है, टॉय कभी नहीं, लेदर का टॉय नहीं होता। टॉय किसका होता है, प्लास्टिक का। टॉय प्लास्टिक। और शूज जो है वो किसके होते हैं, लेदर के। सबको पता लेदर ही। अब तुम्हारे पास एक लास्ट जो है ये बचा है ऑप्शन लेदर। ओके, इस तरीके से मैच नहीं करना है। मैंने नंबर अभी आपको पता चले इसलिए लिखे, पर ऐसे भी आपको नहीं लिखना है। आपको बुक्स तो उसके सामने पेपर, टम्बलर तो उसके सामने ग्लास, चेयर तो इधर वुड, यहाँ पे टॉय तो यहाँ प्लास्टिक, यहाँ शूज तो यहाँ लेदर। गॉट इट? सबको मैंने अभी बताया उस टेक्निक से ही लिखना है।
अपनी नोटबुक में कॉपी कर लूँगी, तो आपको हेल्पफुल रहेगा वर्कशीट लिखने में। ठीक है, और इतना सब क्लियर हो गया। सॉल्युबल सब्सटेंसेस, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, हार्ड सब्सटेंसेस, सॉफ्ट सब्सटेंसेस, फिर मैच में ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल, फिर फ्लोट क्यों होते हैं, सिंक क्यों होता है, क्योंकि डेंसिटी पे डिपेंड होता है। उसकी डेंसिटी कम तो फ्लोट होगा, डेंसिटी ज़्यादा तो सिंक होगा। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, प्रेशर कुकर का हैंडल जो है वो प्लास्टिक से क्यों बना होता है, क्योंकि वो वेट कंडक्टर है, इसलिए वो अगर हम उसको हीट करेंगे गर्म, कभी वो गर्म नहीं होगा, और हॉट प्रेशर कुकर को भी हम पकड़ सकते हैं इसलिए। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, मेटल जो है वो शाइन करते हैं पहले, फिर डल क्यों होते, तो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एयर, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, इसके वजह से जो है ऑक्सीडेशन होता है, और जो स्टील जो भी हमने मेटल लिया है तो उसका डल जो है वो शाइन जो है वो डल हो जाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक सब? सी मेरे को तो लॉन्ग में हो गया सब, मैंने तो अभी इतनी बार पढ़ा है कि यहाँ तो अभी लिखा नहीं है, फिर भी मैंने सारे एकदम बोल लिए, तो फिर आपको भी वैसे ही लाभ हो जाना चाहिए। क्लियर है, ये सब आपने नोट डाउन कर लिया अपनी बुक में। अब इसके आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक हम आज रखते हैं।